नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंस अपडेट्स में। यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ दुनिया भर के होने वाले सारे ऐसे इवेंट्स जो आपके फाइनेंस को इम्पैक्ट करते हैं। मतलब आपके बजट को, आपके खर्चे, आपके इनकम और पोर्टफोलियो की वैल्यू, आपके लिए जो आगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उन्हें अफेक्ट करती हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होंगी और उनके कॉज और इफेक्ट को एनालाइज किया जाएगा। तो शुरुआत करूँगा सबसे पहले आर्टिकल से। India slashed extreme poverty to 2.3% in FY23, nearly bridged रूरल अर्बन डिवाइड। इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया। और क्या है ये प्रोग्रेस? इंडिया ने रिड्यूस किया है यहाँ पे पॉवर्टी को। इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी अगर आप देखोगे, जो देखा जाता है $2.15 पर डे पर परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में। तो परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है कि जैसे यूएस में कोई आदमी लेट्स से 1 लाख कमाता है एक महीने का और इंडिया में कमाता है 30,000। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि यूएस वाला आदमी ज़्यादा अमीर है, नहीं। आप वहाँ पे खर्चा देखिए कैसा है, ठीक है, और इंडिया में खर्चा देखिए एक्सपेंसेस को। तो परचेजिंग पावर कितनी है, हम ये इस पे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो एप्पल्स और ऑरेंजेस को क्योंकि हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में अगर आप देखें तो ये फॉल हुआ है फ्रॉम 16%, 2011-12 में 16% था, टू 2.3% इन FY22-23 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक का ये डेटा है। और इस डिक्लाइन की वजह से करीब 171 मिलियन, मतलब 17 करोड़ लोग अब आ चुके हैं इंटरनेशनली कंपैरेबल पॉवर्टी लाइन के ऊपर। तो एक ब्रीफ में ऑन पॉवर्टी एंड इक्विटी, जो मल्टीलैटरल लेंडर है, मतलब वर्ल्ड बैंक को मल्टीलैटरल लेंडर बोलते हैं, पूरी दुनिया भर को ये लोन्स देता है। इन्होंने नोट किया कि जो रूरल एक्सट्रीम पॉवर्टी है इंडिया में, वो 18.5% से सिर्फ 2.8% हो गई है। और अर्बन एक्सट्रीम पॉवर्टी ड्रॉप हो गई है फ्रॉम 10.7% टू 1.1% ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो जो रूरल अर्बन गैप है, इट हैज़ नैरोड एंड ये 7.7% टू 1.7 परसेंटेज पॉइंट्स हो चुका है। तो ट्रांसलेटिंग टू एन एनुअल डिक्लाइन ऑफ 16% इन दिस डिवाइड। अगर आप $3.65 पर डे पॉवर्टी लाइन को भी अप्लाई करते हो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए, तो जो पॉवर्टी है हमारे यहाँ 61% से वो 28% हो चुकी है, जिसमें हम 37.8 करोड़ लोगों को आउट ऑफ पॉवर्टी लेकर आए हैं। तो रूरल पॉवर्टी भी अगर आप देखेंगे, जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ वाले थ्रेशोल्ड के हिसाब से अगर देखते हो, क्योंकि पॉवर्टी लाइन मतलब कोई बेसिक लाइन नहीं है ऐसा जो सबका सेम है, राइट। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग इनकम को पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन में इंक्लूड करती है। इंडिया में अलग है, वर्ल्ड बैंक अलग कंसिडर करता है, कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन कुछ अलग कंसिडर करता है। तो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज ग्रुप के हिसाब से अगर आप देखोगे तो रूरल पॉवर्टी जो है ये 69% से 32.5% आ गई है। और अर्बन पॉवर्टी डिक्लाइन हो गई है फ्रॉम 43.5% टू 17.2%। तो जो रूरल और अर्बन का गैप है ना, शहर और गांव का जो गैप है इंडिया में, वो कम हो गया है और फ्रॉम 25% टू 15 परसेंटेज पॉइंट हो गया है, जिसमें हम लोग 7% का एनुअल डिक्लाइन देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम गैप को भी कम कर पा रहे हैं इंडिया में। और वर्ल्ड बैंक का जो मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है MPI, जिसमें हम एक्सट्रीम पॉवर्टी को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन और हेल्थ डिप्रिवेशन को एक्सक्लूड कर दिया जाता है इस डेटा से। वहाँ भी दिख रहा है कि जो नॉन मॉनेटरी पॉवर्टी है वो डिक्लाइन हुई है 53.8% से 2005-6 में टू 16.4% 2019 टू 21 और फर्दर टू 15.5% इन 2022-23। तो जो डेटा है कंजम्पशन में वो कंपैरेबल नहीं है, क्योंकि मेथोडोलॉजी जो चेंज हो गई है पुराने डेटा की और नए डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं उसकी। तो यहाँ पे फोकस होगा कि हम इंडिपेंडेंट सोर्सेज जैसे कि सेंसस और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस से ये डेटा कलेक्ट करें, और ये जितने भी इश्यूज हैं ये रेज करते हैं क्वेश्चंस ऑन पॉवर्टी डिक्लाइन। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जो पॉवर्टी एस्टिमेट्स है इंडिया के लिए वो बेस्ड हैं 2011-12 की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के ऊपर और 2022-23 के हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे पर। तो चेंजेस जो है क्वेश्चन आया डिज़ाइन में, सर्वे इम्प्लीमेंटेशन में, सैम्पलिंग में, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पहले से इम्प्रूव हो चुका है जो हमारा कलेक्शन का तरीका है, लेकिन चैलेंजेस भी प्रेजेंट करता है ये। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं इस साल के डेटा को जो हमने अलग मेथोडोलॉजी से कलेक्ट किया और पिछले साल के डेटा को जो हम अलग तरीके से कलेक्ट कर रहे थे, राइट। तो ये है हमारे पॉवर्टी को लेकर के रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा। ओनली 12% हाउस होल्ड्स कैन अफोर्ड टू बाय अ कार, भार्गव अमिड मारुति अर्निंग्स हिकअप्स। मारुति सुजुकी के अर्निंग्स यहाँ पर आए हैं, ठीक है, इनके रिजल्ट्स आए हैं, कुछ खास रिजल्ट्स रहे नहीं। तो मारुति के चेयरमैन ने कहा है यहाँ पे कि जो कार परचेज है ना इंडिया में, कार की खरीदारी, वो सिर्फ टॉप 12% लोग कर सकते हैं जिनकी एनुअल इनकम जो है वो 12 लाख से ज़्यादा है।
और इवन अगर आप देखोगे छोटी कार्स हैं वो भी अनअफोर्डेबल हो गई है रिमेनिंग 88% के लिए। तो आपको कैसे हाई कार सेल्स ग्रोथ मिल सकती है इंडिया में अगर 88% जो है हमारी कंट्री वो बिलो लेवल ऑफ इनकम पर है, जहाँ पर वो कार को अफोर्ड ही नहीं कर सकती जो 10 लाख से ऊपर की कार है, और 10 लाख से नीचे की कार्स बहुत कम है। जो छोटी गाड़ियाँ हैं, जो सस्ती चीपर गाड़ियाँ हैं, वो अनअफोर्डेबल हो गई है इन लोगों के लिए। और जैसा कि इन्होंने पास में कहा है, क्योंकि हाई कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, रेगुलेशंस इतने सारे हैं ना कि उन रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करना इज़ टफ। जैसे सेफ्टी को लेकर के इंडिया में यूरोपियन लेवल के मतलब मैं कहूँगा स्टैंडर्ड्स इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए। तो उसकी वजह से जो कॉस्ट है ना एक कार का, वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है पहले से। पोल्यूशन को लेके जो नॉर्म्स हैं वो इतने स्ट्रिक्ट हुए, इंजन्स को लेकर के, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि आप इम्प्लीमेंट करोगे तो सबसे जो सस्ता मॉडल है वहाँ पे भी वही सेफ्टी होनी चाहिए, वही पोल्यूशन नॉर्म्स होने चाहिए। तो सस्ता मॉडल भी अब महंगा ही बनेगा। तो MSIL इंडिया का लार्जेस्ट कार मेकर है, और इन्होंने 4.3% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन दिखाया है नेट प्रॉफिट में। एंड यहाँ पे ये 3,711 करोड़ हो चुका है। तो स्मॉल कार सेल्स नहीं बिक रही है, बहुत वीक डिमांड है, इसी की वजह से मारुति को प्रॉब्लम हो रहा है। ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल सेल्स ग्रोथ तो इंडिया में 4.3 मिलियन यूनिट्स का है, जो 2% था मोर देन ईयर। एंड यहाँ पे इन्होंने देखा है करंट ईयर में कि जो सेल है स्मॉल कार्स की वो डिक्लाइन हो रही है। तो अगर आप देखोगे अभी भी ना SUV के सेगमेंट में ग्रोथ बढ़िया है, स्मॉल कार्स कम बिक रहे हैं। और मारुति क्या बनाती है सबसे ज़्यादा? छोटी गाड़ियाँ। तो यहाँ पे 9% का डिक्लाइन देखने को मिला, और 9% डिक्लाइन जो कार सेगमेंट में है, यहाँ पे 88% ऑफ जो लोग हैं वो उनकी वजह से आ रहा है जो कार्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। उन्होंने ये भी नोट किया कि इंडिया में जो पेनिट्रेशन है कार्स का, वो सिर्फ 1000 में से 34 लोगों के पास ही है, 3.4%। तो ये प्रॉबेबली लोएस्ट है दुनिया के किसी भी अगर आप कंट्री में देखोगे अराउंड दिस एरिया ऑफ वर्ल्ड, तो 1000 में से सिर्फ 34 लोग जो है यहाँ पे कार अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो फॉर अ कंट्री दैट इज़ ग्रोइंग, तो पैसेंजर व्हीकल सेल्स ग्रोथ जो है वो सिर्फ 2 to 3% ईयर है। ये इससे पेनिट्रेशन नहीं इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स अगला साल भी कुछ खास नहीं रहने वाला है अगर आप इसी हिसाब से ग्रो करोगे तो। तो लेट्स सी क्या बाकी कार मैन्युफैक्चरर्स के स्टेटमेंट्स भी ऐसे ही आते हैं, क्योंकि अभी और भी रिजल्ट्स आने बाकी हैं। सो वी हैव टू सी कि सिर्फ मारुति के चेयरमैन का ऐसा मानना है, या बाकी जो कार मेकर्स हैं वहाँ पे हमें कोई ग्रोथ देखने को मिलती है। क्या ये ग्रोथ जो प्रॉब्लम है सिर्फ मारुति से रिलेटेड है, या पूरी इंडस्ट्री यहाँ पे फेस कर रही है? सो वंस वी गेट ऑल द डेटा, उसके बाद इस टाइप के स्टेटमेंट्स को हम वेरीफाई कर पाएंगे। जब Hyundai के रिजल्ट्स आ जाए, टाटा मोटर्स के रिजल्ट आ जाए, हम महिंद्रा के रिजल्ट्स आ जाए, तो हमें पता लगेगा SUV में ग्रोथ है या नहीं है, मिडिल सेगमेंट जो है, जो कॉम्पैक्ट SUVs है वहाँ ग्रोथ है या नहीं है, सिर्फ क्या छोटी गाड़ियों में हमें डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। Apple looks to source most of US iPhones from India by 2026 end। Apple एम कर रहा है कि ज़्यादातर जो आईफोन मैं बेच रहा हूँ ना यार यूनाइटेड स्टेट्स में, वो इंडियन फैक्ट्री से लाना शुरू कर दूँ बाय द एंड ऑफ 2026। और बहुत तेज़ी से ये प्लान्स को स्पीड अप भी कर रहा है, क्योंकि चाइना में हाई टैरिफ्स हैं और बहुत सारा स्कर्मिश चल भी रहा है। चाइना यहाँ पे काफ़ी मतलब मैं कहूँगा स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा है यूएस के अगेंस्ट, यूएस को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो टेक जायंट यहाँ पे अर्जेंट डिस्कशंस कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के साथ, जैसे फॉक्सकॉन टाटा के साथ कर रहा है कि वो किस तरीके से इस गोल को अचीव कर सकता है। एप्पल और फॉक्सकॉन ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन एप्पल करीब 60 मिलियन, मतलब आप ये देखो 6 करोड़ आईफोन्स यूएस में एनुअली बेचता है, जहाँ पे 80% चाइना में बनते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर इन्होंने रिसेंट ईयर्स में प्रमोट किया है इंडिया को एज अ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब, लेकिन ड्यूटीज़ काफ़ी ज़्यादा थे अगर आप मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स को इंपोर्ट करते हो दूसरी कंट्रीज से, तो इसका मतलब वो अभी भी एक्सपेंसिव होगा। और रीज़न क्या है कि इंडिया ये नहीं चाहता कि आप बाहर की कंट्रीज से लाके ना चीज़ों को यहाँ असेंबल कर दो और बेच दो, नहीं। हम चाहते हैं कि जो पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं ना मोबाइल फ़ोन्स में, वो भी लोकली सोर्स हो पाए टू अ सर्टन परसेंटेज। ऐसा नहीं कि 100%, बट स्टिल टू सम परसेंटेज आप ट्राई तो करो, 30% ही करो मैं कह रहा हूँ। इस तरीके से इंडिया की पॉलिसीज़ हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं चाहते कि कुछ यहाँ पे बने नहीं, बट हम चाहते हैं जब बने तो जेन्युइनली मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं प्रोडक्शन फॉर द लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे स्टेप अप किया गया है प्रोडक्शन को ऑलरेडी, एंड वी हैव टू सी कि किस तरीके के आगे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स यहाँ पे होते हैं एप्पल के बीच में और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के बीच में। अब गोयल जी का स्टेटमेंट आया कि इंडिया वोंट अलाउ ट्रांस शिपमेंट ऑफ गुड्स।
होता क्या है ये, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी। इनका ये कहना है कि इंडिया इर्रेगुलर प्रैक्टिसेस नहीं अलाउ करेगा, जैसे कि ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स टू अदर रीजन्स। मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में इंडिया ऐसा जगह नहीं बनना चाहता, ऐसा स्टेट नहीं बनना चाहता जहाँ से आप रूल्स ऑफ ओरिजिन को ब्रेक करने के लिए, मतलब मैं कह रहा हूँ जैसे कि चाइना है। चाइना पे टेरिस है 250%। तो चाइना क्या करेगा कि बस रूल्स ऑफ ओरिजिन को ब्रेक करने के लिए इंडिया में गुड्स को लाएगा, बस मेक इन इंडिया का उस पर थप्पा लगाया और वहां से यूएस भेज दिया। और क्या होगा इससे? उस पर टैरिफ्स नहीं लगेंगे, लेकिन इससे क्या हो, इंडिया को कुछ फायदा होने वाला है लॉन्ग टर्म में? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे इसीलिए ये नहीं चाहते कि इंडिया में हम अलाउ करें कि कोई मटेरियल यहाँ पर लेकर आए, थोड़ा बहुत प्रोसेस किया और किसी तीसरी कंट्री को हमने प्रोसेस करके भेज दिया, कहा कि ये मेड इन इंडिया है। तो ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे और हम बहुत विजिलेंट हैं। और इन्होंने रेफर नहीं किया है किसी भी कंट्री को, ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे फेयरनेस के बेसिस पे इंडिया हमारे से पार्टनरशिप चाहता है। तो कोई भी अगर कॉन्ड्यूइट बन रहा है इस तरीके के ट्रांसशिपमेंट के लिए, तो यूएस कभी भी उससे डील नहीं करना चाहेगा या उससे बेटर डील नहीं देगा। एंड यूएस इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। दोनों कंट्रीज जो है डिस्कशंस में हैं एक दूसरे के साथ एक बायलेटरल ट्रीटी साइन करने के लिए। इनका ये भी कहना है कि गवर्नमेंट जो है डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री को भी डंपिंग से प्रोटेक्ट कर पाई है। 12% का हमने क्या किया है, सेफ गार्ड ड्यूटी लगाया है स्टील इम्पोर्ट्स पे फॉर अ पीरियड ऑफ 200 डेज, 200 दिनों के लिए। हाउएवर उन्होंने अर्ज किया है इंडस्ट्री को कि वो प्रेफरेंस दे इंडियन सप्लायर्स को, और कन्वीनियंटली ऐसा नहीं कि बस बाहर से इंपोर्ट कर लें क्योंकि वो सस्ता है। अब देखिए, इतना पेट्रियाटिक कंपनीज और बिजनेसेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ का भी पेट भरना है और अपने शेयर होल्डर्स का भी पेट भरना है, राइट? तो इट कैन नॉट बी डन कि अगर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है और कंपनी के प्रॉफिट पे काफ़ी बड़ा फ़र्क पड़ सकता है, तो वो सेम क्वालिटी स्टील जो इंडिया में मिल रही है बहुत ही महँगे दाम पे, लेट्स से, उससे बाय करेंगे रादर देन इंपोर्टिंग इट फ्रॉम साउथ कोरिया और जापान और चाइना। तो मैं बता दूँ, ये जो स्टील इंपोर्ट्स का प्रॉब्लम है, चाइना नहीं डंप कर रहा है सिर्फ़, साउथ कोरिया और जापान इंडिया में काफ़ी स्टील डंप कर रहा है, जिसकी वजह से इंडियन स्टील इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी नुकसान हुआ है इन अ सेंस कि स्टील के प्राइसेज़ काफ़ी नीचे आ गए उनकी वजह से, और ग्रोथ नहीं आ पाई क्योंकि सप्लाई काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो ये वेकअप कॉल है कि यू नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम डंपिंग और प्रोटेक्शन फ्रॉम लो क्वालिटी स्टील जो इंपोर्ट किया जा रहा है इंडिया में इरेशनल प्राइस पे, बहुत ही सस्ते दाम पे। तो यू हैव ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन कि आप अपनी सप्लाई चेन को प्रोटेक्ट कर पाओ, इनका ये कहना है। क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स पर अगला आर्टिकल है। क्रेडिट कार्ड स्पेंड 4 महीने के हाई पर आ चुका है, 2 ट्रिलियन रुपीस हो चुका है मार्च में। तो क्रेडिट कार्ड स्पेंड 4 मंथ के हाई पर आया है। यहाँ पे हाई फाइनेंशियल ईयर ट्रांजैक्शंस हुए अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा बाय आरबीआई। बैंक्स ने ऐड किए करीब 8 लाख कार्ड्स फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, जो काफ़ी कम है 2024 से, जहाँ पे हमने 15 मिलियन एडिशन देखे। तो ऐसा क्या हुआ कि हमने कहाँ 1.5 करोड़ कार्ड ऐड किए थे और उसके बाद अचानक से सिर्फ 8 लाख? क्यों? क्योंकि आरबीआई ने ना काफ़ी सारे नॉर्म्स चेंज कर दिए। जैसे एक नॉर्म था रिस्क वेटेज का। रिस्क वेटेज के नॉर्म्स के बारे में आप और भी डीपली पढ़िएगा, मैं भी आपको बताऊँगा क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ। इसमें ये रहता है कि जो भी आप लोन क्रेडिट कार्ड वाले को दे रहे हो ना, पहले उसका रिस्क वेट लेट्स से 50% था, उसको आपने डबल कर दिया। तो अब ये क्या है कि आप उसी कैपिटल से उसको बहुत कम लोन दे पाओगे। जो आपने कैपिटल एलोकेशन किया है कि भाई मुझे इतना लोन देना है क्रेडिट कार्ड वाले को, मेरे पास 10 लाख रुपए है। तो अब आप 10 लाख रुपए में, मैं ये कहूँगा कि सिर्फ 5 लाख रुपए इस लेट्स से लोन के लिए यूज़ कर पाओगे। तो रिस्क वेटेज का प्रॉब्लम ये रहता है कि जब आप हाई रिस्क, जहाँ पे आरबीआई को लगता है कि किसी एसेट का है जहाँ से पैसे आने के चांसेस कम है, वहाँ पे हम रिस्क वेटेज बढ़ा देते हैं। आरबीआई यहाँ पे रिस्क वेटेज बढ़ा देता है, तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। मैं कहूँगा एनबीएफसीज वगैरह को तो प्रॉफिटेबिलिटी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा, उन्हें झटका भी लगा है। बहुत सारे स्टार्टअप्स थे इंडिया में, ये जो ऐप्स थे ना, जो आपको लोन दे रहे थे 2 मिनट में, क्रेडिट कार्ड इशू कर दे रहे थे, तो उनके बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे। तो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग हाई रहा है, लेकिन अभी ये सीजनल है, और क्योंकि इंश्योरेंस और अदर गवर्नमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, तो लोग वो क्रेडिट कार्ड से ही कर देते हैं। तो इसीलिए ऐसा कोई ये पैटर्न बहुत ज़्यादा नया पैटर्न नहीं है। हर साल इस साल अगर आप देखोगे तो इस टाइप का हमें स्पाइक देखने को मिलता है। और क्रेडिट कार्ड एडिशंस जो हैं वो सिर्फ 0.52% ही बढ़े हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ है। इंडस्ट्री इस टाइम पे कंसर्न है डिलिंक्वेंसीज को लेकर के थोड़ा बहुत, क्योंकि लोग काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स ना मिस कर दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं जब इतने सारे नए क्रेडिट कार्ड आपने इश्यू किए हैं 15 करोड़, तो उसमें बहुत सारे लोग पहली बार आए होंगे, राइट? तो पहली बार जब उन्होंने लिया है क्रेडिट कार्ड, तो लोग मिस कर देते हैं पेमेंट्स को, उन्हें पता नहीं होता, ड्यू डेट्स तक नहीं पता होता है कई बार लोगों को कि मेरा 5 तारीख का है, और कई बार क्लैरिटी भी नहीं होती है। क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ भी लोगों को क्लैरिटी नहीं देती हैं, या पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंटली चीज़ें बताती नहीं हैं, ऐसा भी होता है। बट देयर कुड बी अ नंबर ऑफ रीज़न्स। In talks with China to strike
टैरिफ डील सेज ट्रम्प। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये क्या मजाक हो रहा है मैं बताऊंगा डोनाल्ड ट्रम्प के साथ। कल ही मैंने कवर किया है कि शी जिनपिंग ने कहा है, शी जिनपिंग ने डायरेक्टली नहीं कहा है लेकिन उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा है कॉमर्स मिनिस्ट्री के, कि चाइना और यूएस में कोई डिस्कशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं चल रही है, ठीक है। सब होक्स, सब खाली रूमर्स हैं। हमारे बीच में कोई डिस्कशन नहीं, और डिस्कशन होगी नहीं जब तक आप सारे टैरिफ ड्रॉप नहीं करोगे। यहाँ पे चाइना, अब डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहे हैं, हमारी बातचीत चल रही है चाइना से और हम टैरिफ डील कर सकते हैं। तो ये खुद अपने आप में बोल रहे हैं ये सारी चीज़ें ट्रम्प यहाँ पे, एंड चाइना पूरी तरीके से नकार दे रहा है कि कोई बातचीत हुई नहीं है हमारी, हम तो कर ही नहीं रहे हैं, तो ये जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ट्रम्प यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि ये बातचीत चल रही है और स्ट्राइक कर सकते हैं डील। चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा कि ये फार डिस्प्यूटेड है, ठीक है, एंड इसे आप टॉक्स कहोगे नहीं, हमने कोई डिस्कशन किया ही नहीं है। तो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ने इंटरव्यू में विद अ मैगजीन ट्यूसडे को कहा कि यहाँ पे शी ने कॉल किया, सॉरी ही डिड नॉट से व्हेन शी कॉल, कि कब उन्होंने कॉल किया, लेकिन उनका ये कहना है कि दोनों लीडर्स ने डिस्कशंस किए हैं। तो ये हमें देखना होगा कि क्या किस तरीके से होता है। मतलब चाइना तो देखो बिल्कुल भी बैकफुट पे आने को यहाँ तैयार नहीं है। चाइना ने हाउएवर डिनाई किया कि डिस्कशंस हो रहे हैं, और चाइना और यूएस कोई कंसल्टेशन या नेगोशिएशन कर ही नहीं रहा है टैरिफ्स पे, उनका क्लियरली ये कहना है। और यूएस को लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, चाइना ये कह रहा है, क्लियर क्लियर बोलना चाहिए कि नहीं हमारे बीच में कोई डिस्कशन नहीं है, कोई आगे प्रोग्रेस नहीं है। ट्रम्प के लेटेस्ट कमेंट जब पब्लिश हुए, इससे पहले ही चाइना ने अर्ज किया था वाशिंगटन को कि वो मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स देना छोड़ दे, लोगों को कुछ भी मिसलीड ना करे बायलैटरल टैरिफ नेगोशिएशन पे। ट्रम्प ने इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि ये यूएस डील्स जो हैं टैरिफ में कर लेंगे 3 से 4 हफ्तों में, ये टैरिफ के डील्स विद अदर कंट्रीज़। और ये भी कहा कि अगर वो कंसिडर करेंगे कि विन कंसिडर करेंगे अगर यूएस के टैरिफ जो हैं एज हाई एज 50% रहते हैं इन अ ईयर, तो इन्होंने कहा कि टोटल विक्ट्री है। अगर यूएस के टेरिफ्स ओवरऑल 50% भी आ गए तो दिस विल बी अ टोटल विक्ट्री फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। तो ट्रम्प ने प्लान जो है वो लेड आउट किए हैं टू मेक डील्स विद अदर वर्ल्ड लीडर्स, जैसे कि रशियाज वॉर इन यूक्रेन टू वेस्ट एशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया। और रशियाज वॉर ऑन यूक्रेन के बारे में भी ट्रम्प ने अभी स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि रशिया ने अटैक किया था कीव में। सो यहाँ पे वी हैव टू सी कि किस तरीके से वो इस टाइप की चीज़ों को हैंडल करते हैं। बट हमारा फोकस मेन क्या है, टैरिफ वॉर, बिकॉज हम फाइनेंसेस से कंसर्न्ड है। तो बीजिंग और यूएस के बीच में तो बड़ा मुश्किल है इस टाइम पे वाशिंगटन के बीच में कोई ट्रेड डील होना। एंड कल ही हमने कवर किया है एक आर्टिकल में कि इंडिया पोटेंशली सबसे पहला कंट्री होगा जो यूएस के साथ ट्रेड डील साइन करेगा, तो इससे काफ़ी एडवांटेज इंडिया को मिल सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अगर आप रोज़ ऐसे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।